अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व साथ, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। इस वीलॉग में मैं आपके साथ दो पॉइंट्स पर बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि असल कहानी क्या है, मामला क्या है कि नवाज़ शरीफ साहब उम्रे पर क्यों नहीं गए। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से इतला यही थी, मैंने भी एक वीलॉग में ये बात कही थी और ये कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी कि रमज़ान का आखिरी अशरा नवाज़ शरीफ साहब सऊदी अरेबिया में गुजारेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब यहीं पर रह गए और उनकी बाकी सारी फैमिली उम्रे पर गई हुई थी। तो मामला है क्या, चल क्या रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के एक वकील साहब हैं, वकील साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और कहा गया कि जी उनको बतौर जज हटाया जाए। ये दरख्वास्त क्या कहती है, किन नुकात पर इस दरख्वास्त को बेस किया गया है। दूसरा, क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्या उनको बतौर जज उनके ओहदे से हटाया जाएगा या नहीं। मौजूदा सिनेरियो में इस पूरी दरख्वास्त के पीछे क्या फ़ैक्टर्स हैं वो आपके सामने मैं हक़ाइक़ रखूँगा। जब मैं ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कहानी आखिर है क्या। सबसे पहले तो ये कि जी नवाज़ शरीफ साहब जब अब से कुछ तकरीबन 20 रोज़ पहले ये कहा गया था कि जी आखिरी अशरे में नवाज़ शरीफ साहब जाएंगे सऊदी अरेबिया, वहाँ पर 10 रोज़ रहेंगे, क़याम करेंगे और फिर उसके बाद वो चले जाएंगे लंदन, जहाँ पर उनको अपना इलाज करवाना है। इस दौरान शहबाज शरीफ साहब अपने दोनों बेटे हमज़ा शहबाज और दूसरे जो बेटे हैं उन दोनों को लेकर वो उम्रे पर गए। मैडम चीफ़ मिनिस्टर भी साथ थी। मैडम चीफ़ मिनिस्टर तो नवाज़ शरीफ साहब की लाडली हैं, अपने वालिद को यहाँ छोड़कर वो ख़ुद चली गईं उम्रे पर। इसहाक डार साहब भी गए, शहबाज शरीफ साहब की अहलिया भी गईं। और अगर हम ये कहें कि जी रेलेवेंट इररेलेवेंट लोगों की बात हो रही है तो नवाज़ शरीफ साहब रेलेवेंट नहीं हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा है कि जब जाकर सऊदी से मुलाकात के लिए जाते रहे हैं तो रेलेवेंट इररेलेवेंट को देखा ही नहीं जाता था, हर कोई साथ चल पड़ता था। और इसमें भी आप देखें कि मैडम चीफ मिनिस्टर का क्या काम है कि वो जाकर वहाँ पर सऊदी से मुलाकात कर रही हैं, सऊदी शहज़ादे से मुलाकात कर रही हैं। बस वो भतीजी हैं तो भतीजी होने के नाते वो साथ चल पड़ी हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि ओन चौधरी का, अलीम ख़ान का, उनका भी साथ जाना ज़रूरी नहीं था। हमज़ा शहबाज का साथ जाना ज़रूरी नहीं था। उनके दूसरे बेटे सलमान शहबाज का साथ जाना ज़रूरी नहीं था। वो भी साथ में ऐसे ही चल पड़े अपने वालिद साहब के साथ और जाकर वहाँ पर ये मुलाकातें कर रहे थे। अता तारड़ भी उनके साथ थे और वहाँ पर इन तमाम मुलाकातों में वो थे। चलें जी, अता तारड़ को आप कह दें कि जी वो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, तो मरीम औरंगज़ेब भी जा रही थी और ये भी चले गए, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो पीछे छोड़ गए नवाज़ शरीफ साहब को। और नवाज़ शरीफ साहब को यहाँ पर पीछे इसलिए छोड़ कर गए हैं कि मामला ये है, रौला ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाने से रोक दिया गया है। और नवाज़ शरीफ साहब को बाहर जाने से इसलिए रोक दिया गया है कि नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब इस पूरी सूरत हाल को देख कर कि जहाँ पर वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं हैं, सख्त परेशान भी हैं और गुस्से में भी हैं। और उनके करीबी राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ साहब समझें कि आप एक तरह से नवाज़ शरीफ साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बल्कि इन्हीं दिनों में नवाज़ शरीफ साहब से जावेद लतीफ़ साहब की मुलाकात भी हुई है रायवंड में। तो उनकी नुमाइंदगी और उनकी आवाज़ बनकर मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जावेद लतीफ़ साहब बैठे होते हैं और राना सनाउल्लाह साहब बैठे होते हैं। और ये शुबह ज़ाहिर किया जा रहा है और इसका ख़दशा है कि नवाज़ शरीफ साहब हो सकता है कि ईद के बाद वो मज़ीद बर्दाश्त ना करें मामलात को और वो बस फट पड़ें और वो बोल पड़ें कि भाई ये कुछ हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है और मुझसे तो ये कहा गया था और आखिर में उसका नतीजा ये निकल रहा है। तो इस वजह से कि कहीं नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान से अगर बाहर चले गए और लंदन चले गए तो वहाँ जाकर तो फिर और भी ज़्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं और उनको वहाँ पर रोकना और भी ज़्यादा मुश्किल ही क्या नामुमकिन भी हो जाएगा। वहाँ पर उनको कौन जाके रोकेगा और उनको क्या थ्रेट होगी कि भाई मैं यहाँ पर ये बात ना करूँ, वो बात ना करूँ। तो नवाज़ शरीफ साहब तो अगर बाहर चले गए तो जाकर वो बात कर देंगे। लिहाजा ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते और उनको भी फ़िलहाल यहीं पर रखा गया है। और नवाज़ शरीफ साहब इस बात पर बड़े परेशान थे। मैडम चीफ मिनिस्टर भी बड़ी परेशान थी कि वो जा रही हैं लेकिन उनके वाले साहब नहीं जा रहे हैं। सो यकीनन उनके लिए एक परेशानी की बात थी। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर एक और बात भी कह दूँ, मैडम चीफ मिनिस्टर ने एक बोर्ड लगवा दिया है उस साइट पे जहाँ पर वो लाहौर में कैंसर अस्पताल बनवाना चाहती हैं और वहाँ पर लिख दिया गया है जी नवाज़ शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप इमरान खान साहब की नकल में ये सारा कुछ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी वालदा के नाम पर कैंसर अस्पताल बनाया है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। तो लिहाजा चूँकि इमरान खान साहब ने बनाया है तो ये लिहाजा हमें भी बनाना है और नवाज़ शरीफ साहब के नाम पर बनाना है। तो मैडम चीफ मिनिस्टर आप एक छोड़कर 10 अस्पताल बनाएं नवाज़ शरीफ साहब के नाम पर, बल्कि मैं तो कहता हूँ अपनी वालदा कुलसूम नवाज़ साहिबा के नाम पर भी अस्पताल बनाएं।
लेकिन अपनी जेब से, अपने ज़ाती खर्च से बनाए। इमरान खान साहब ने सरकारी पैसे पे अस्पताल नहीं बनाया था जिसका नाम उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे रखा। उन्होंने दुनिया भर में जाकर डोनेशंस इकट्ठी की। लोगों ने उनको तब भी डोनेशंस दी, लोग उनको अब भी डोनेशंस देते हैं। लोग उन पर तब भी भरोसा करते थे, लोग उन पर अब भी भरोसा करते हैं। और उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया ये अस्पताल बनाकर, और उस वक्त बनाकर दिखाया कि जब कोई सोच भी नहीं सकता था और सब कहते थे कि भाई इमरान खान साहब आप ये नहीं कर सकेंगे, ये हो ही नहीं सकता है, इसको कैसे आप सस्टेन करेंगे, इसके इतने अखराजात हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो इमरान खान साहब ने तब यह अस्पताल बनाया था। तो मैडम चीफ मिनिस्टर, आपने बनाना है ज़रूर बनाएं, आप डोनेशन इकट्ठी करें, नहीं मिलती हैं जो कि मुश्किल है कि आपको मिलें, तो आपको अल्लाह ने इतना दिया है, आप अपने जेब से बनाएं, खर्चा करें, आप पैसा लगाएं। आपने नवाज शरीफ साहब के नाम पर अस्पताल बनाना है, कैंसर अस्पताल, एक छोड़ के जितने मर्जी बनाने हैं बनाएं। बल्कि आप इतना ज़्यादा बुग़्ज़ है आप में इमरान खान साहब को लेकर कि ये जौहर टाउन में है शौकत खानम अस्पताल लाहौर में, और आपने साथ वलेंशिया टाउन चुन लिया। आपने कैंसर अस्पताल बनाना है, आप जाकर फैसलाबाद बनाएं, आप मुल्तान बनाएं, आप किसी दूर दराज इलाके में बनाएं, पंजाब के, साउथ पंजाब में, कि जहाँ पर लोगों के लिए इतना सफ़र करके आना मुश्किल होता है, आप वहीं पर बना रहे हैं साथ में। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की मुखालफत, और सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि जी इमरान खान साहब को लोग पसंद करते हैं ना शौकत खानम अस्पताल की वजह से, तो लिहाजा टक्कर में एक अस्पताल बना दो। इमरान खान साहब बच्चों में बड़े मकबूल हैं, यूथ में बड़े मकबूल हैं। यूथ को किसी तरह काबू करो, यूथ से प्यार करो, यूथ से मिलो, यूथ के साथ बैठ के बात करो, हंसो खेलो, और यूथ को अपने साथ अट्रैक्ट करो। ये वो सारा प्लान है जो कि आपका कामयाब नहीं होगा। अब आते हैं जी मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब। ये वही जज साहब हैं जिनका अभी ये 25 मार्च सन 2024 के ख़त में हवाला दिया गया कि एक केस था टेरियन वाइट का जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा। इस केस में 3 जजेस थे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब। अब इसमें मेंटेनेबिलिटी का यह मामला था। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने यह फ़ैसला सुना दिया इस केस में, जो कि मोहम्मद साजिद वर्सेस इमरान अहमद ख़ान न्याजी था, कि जी मेंटेनेबल ही नहीं है। लेकिन अभी फ़ैसला आउट नहीं हुआ था, अपना फ़ैसला उन्होंने आमिर फ़ारूक साहब तक पहुंचा दिया था और आमिर फ़ारूक साहब ने कहा जी ये मेंटेनेबल है। उसके बाद इस ख़त के मुताबिक जो जजेस ने लिखा, 6 जजेस ने, और उसमें इसका हवाला दिया, इसमें बताया जाता है कि जी फिर दोनों जज साहिबान की फैमिलीज़ के ज़रिए और दोस्तों के ज़रिए उनको धमकियां दी जाने लगीं, बल्कि अरबाब ताहिर साहब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की तबीयत भी ख़राब हो गई, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया और उनको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। और इस मामले को उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी बताया गया और फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बताया गया। तो ये वही जस्टिस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। और ये लग रहा है अगलों को कि जी ये जो सारा मामला है ना, खतूत का ये जो ख़त लिखे गए हैं और जो ख़ास तौर पे 25 मार्च वाला जो ख़त है, इसके जो मास्टरमाइंड हैं वो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब। अब ये जो दरख्वास्त है ये मेरे सामने मौजूद है। इसमें इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है कि जी उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फोर्सेस के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया और बड़े तरीके से, बड़ी प्लानिंग के साथ किया। जिस तरह उन्होंने कहा जी बाकी जजेस को उन्होंने कायल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए और इनका एंटी स्टेट एजेंडा है। फिर उसके बाद इन्होंने जो लॉज़ का यहाँ पर कानून का हवाला दिया, उसमें उन्होंने कहा जी आर्टिकल 5 है, वो कहता है कि जो आइन का आर्टिकल 5 ये कहता है कि आपने रियासत के साथ वफ़ादार होना है और आपने ताबे होना है आइन के। तो इसमें कहा गया है कि जी जो आइन के ताबे होने का मामला है वो हर शहरी पर लागू है। इसके अलावा आइन के ताबे होना भी हर शहरी के ऊपर यह फ़र्ज़ है कि वो आइन के ताबे है। आर्टिकल 6 का भी हवाला दिया गया कि जी इन पर आर्टिकल 6 भी लगता है। वो इस तरीके से कि जी अगर आप आइन मुअत्तल करें, सबवर्ट करें, आइन शिकनी करें तो आप पर आर्टिकल 6 लगेगा, यानी कि आप गद्दार हैं। और अगर कोई इनकी जो कोई आइन शिकन है या आइन को मुअत्तल करता है, अगर उसको कोई मदद भी करेगा, सहूलतकारी भी करेगा, तो उस पर भी आर्टिकल 6 लगता है। तो ये इस तरह वो समझते हैं कि जी आर्टिकल 6 भी लगता है। अच्छा जी, फिर आगे उन्होंने कहा कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो जजेस का है उसका हवाला दिया। फिर आगे उन्होंने हिस्ट्री में बताया कि जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का अपना चैम्बर था, बल्कि अब भी चलता है AQ लॉ के नाम से इस्लामाबाद एफिड मरकज़ में, जहाँ पर उनके साथ मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब थे। ये दोनों मिलकर इस चैम्बर को चला रहे थे। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर एक केस का हवाला दिया और उनके चैम्बर पे ही दरअसल उन्होंने इस दरख्वास्त को बेस उन्होंने चैम्बर को बनाया है कि जी इनके चैम्बर से सारे मामला उल्टे सीधे होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की जो तहकीक होनी थी, जो ट्रायल चलना था, जो साहब चला रहे थे चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब, उनके जिन पर इल्ज़ाम था वो उनके वकील इनके चैम्बर से थे, AQ लॉ से थे। और फिर उन्होंने कहा कि जी चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब को राना मोहम्मद इब्राहिम की तरफ से, जो बाद में फिर उस वक्त एडवोकेट थे और फिर उसके बाद
उन्होंने कहा कि जी वो सिविल जज भी हो गए, सीनियर सिविल जज भी हो गए, उनकी तरफ से धमकियाँ दी गई और फिर चौधरी जुल्फ़िकार अली का कत्ल भी हो गया। और उनके कहने के मुताबिक कि इसमें ज़िम्मेदार वही थे जो उनके चेंबर से जिनका ताल्लुक़ था, और धमकियाँ भी उनकी तरफ से आती रहीं। अच्छा जी, आगे उन्होंने जो अपने ग्राउंड्स बताए हैं, उन ग्राउंड्स में उन्होंने एक और हैरानकुन तौर पर ये ग्राउंड ये भी बताया है कि 2014 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और उन्होंने कहा कि जी 3 मार्च 2014 को इस्लामाबाद कचहरी में खुद कुछ धमाका हुआ, जहाँ पर बहुत से वकला शहीद हुए, क्लर्क्स भी, और फिर उसके अलावा कुछ वहाँ पे जो लिटिगेंट्स यानी कि आए हुए थे, साइलिन आए हुए थे, वो शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, और एक एडिशनल सेशन जज थे रफ़ाकत अवान साहब, उनकी भी शहादत हुई। उन्होंने कहा जी मोहसिन अख्तर कियानी साहब इसी केस में सुओ मोटो था ये केस, इसमें वो पेश हुए 10/3/2014 को, और उस वक्त इनकी प्ली ये थी बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के, कि जी जो कॉम्पनसेशन है 5 लाख रुपए की जो दी जा रही है विक्टिम्स को, और जो ज़ख्मी हैं उनको 75,000 रुपये दी जा रही है, वो बहुत कम है और गवर्नमेंट इसको बढ़ाए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जब एलिवेट हो गए मोहसिन अख्तर कियानी साहब और ये जज बन गए, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी उन्होंने अपने बेंच के सामने इस केस को फ़िक्स करवाया, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी जो इसके लिए ज़िम्मेदार या कसूरवार थे, जो कातिल थे, जो मर्डरर थे रफ़ाकत अवान साहब के, लर्नड एडिशनल सेशन जज के, उसमें इनका ये कहना है कि उनको एक्विट किया गया, यानी कि उनको रिहा कर दिया गया, और ये डिविजनल बेंच था जिसको वो हेड कर रहे थे, और साथ में उनके जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ ख़ान थे। तो एक तो मामला ये है कि जजेस जो हैं वो इस तरह के अगर दहशतगर्दी के मुकदमात होते हैं, कोई दहशतगर्द भी होते हैं, तो उन्होंने फ़ैसला सुनाना होता है। पुलिस की जो तफ्तीश होती है, जो पुलिस ने डेटा इकट्ठा किया होता है उसकी बुनियाद पर, तो अगर आपने डेटा ही बहुत हल्का कलेक्ट किया हुआ है तो फिर उस पर आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी जब 2011 में शूटिंग हुई थी और रेमंड डेविस ने 3 पाकिस्तानियों को मारा था, वो फ़हीम, फैज़ान और इबाद, जिसमें इन्होंने लिखा है 3 पाकिस्तानियों को मारा था, लेकिन उसने शूटिंग करके फ़हीम और फैज़ान को मारा था, और जो तीसरा था वो गाड़ी जो बचाने के लिए आई थी रेमंड डेविस को काउंसिल खाने से, उसने फिर इबादुर रहमान सड़क के दूसरी तरफ से अपनी मोटर बाइक पे गुजरा था तो उसको कुचल दिया था। तो लिहाजा ये फैक्चुअली गलत है कि रेमंड डेविस ने तीनों को मारा फायरिंग करके 2 को था। उन्होंने कहा कि जी उसके बाद फिर एक डील हुई, यानी कि वो मामले को सेटल किया गया दियत के ज़रिए, और $2.3 मिलियन ये ब्लड मनी था जो कि दिया गया। और उन्होंने कहा कि जी जो एफिडेविट था वो भी उसका तैयार हुआ, और ये पूरी डील का जो एफिडेविट था वो AQ लॉ में, यानी कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के चैम्बर में वो तैयार हुआ था, और उस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब एडवोकेट होते थे 2011 में। और उन्होंने कहा जो स्टैम्प वेंडर था जिसने वो स्टैम्प पेपर इशू भी किए थे, वो बाद में फिर बतौर वकील AQ लॉ एसोसिएट्स में काम भी करता रहा। मतलब आप देखिए कि किस किस्म की रीजनिंग और लॉजिक दी जा रही है कि जी एक वो उसमें जो पूरा मुआहदा तय हुआ, इसमें तो अब देखें ना, अज़मा बुखारी के जो वालिद थे वो इसके वकील थे रेमंड डेविस के, और इस मामले में उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की थी, और वज़ीर कानून थे राना सनाउल्लाह। फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। मुझे पता है, मैं उस वक्त प्रोग्राम्स करता रहा हूँ। रेमंड डेविस के इस मामले के बाद से मैंने फ़हीम, फैज़ान दोनों के घरों से, मैंने फैमिली से मैंने प्रोग्राम किया, बल्कि हत्ता के फ़हीम नामी लड़के की जो वाइफ़ थी उसकी भी कुछ दिन के बाद उसको उसके अज़ीज़ ने, रिश्तेदार ने, ग़ालिबन मामू ने उनको मशवरा दिया था कि तुम वीट पिल्स खा लो और उसको खाने के बाद मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊँगा, तुम बच जाओगी। तो जिस तरह फ़हीम की फ़ैमिली को पैसे दिए जा रहे हैं दियत के, और उनको हर कोई उनकी बात कर रहा है, तो इस तरह तुम्हारा कोई जिक्र नहीं है, और आयशा उसका लड़की का नाम था, तो तुम तो फिर बिल्कुल ही गायब हो जाओगी, तो लिहाजा तुम ये खा लो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊँगा, बचा लूँगा। लेकिन वो लड़की बच नहीं सकी और उस लड़की की फिर डेथ हो गई थी। तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने सारी डील की थी। इस मामले से उनका क्या ताल्लुक है मोहसिन अख्तर कियानी साहब का? और इसमें आप सिर्फ ये बेस कर रहे हैं कि जी वो जो ब्लड मनी थी उसका जो एफिडेविट है $2.3 मिलियन का, वो आपके लॉ एसोसिएट यानी कि लॉ चैम्बर में मोहसिन अख्तर कियानी साहब के तैयार हुआ था, और फिर जो स्टैम्प वेंडर था जिसने वो पहले स्टैम्प्स का वो काम करता था, फिर वो वकील बन गया, उसी ने ये स्टैम्प पेपर इशू करवाए थे। तो ये तो कोई लॉजिक ही ना हुई ना, ये तो बिल्कुल भी कोई ग्राउंड नहीं हुई। इतना हल्की बात कर दी हुई है कि इस बात के बाद तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाकर ये मामला किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं करेगा। तो लिहाजा किस्सा मुख्तसर ये कहा गया है कि जी उन्होंने कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी की है और इन्होंने लॉबिंग की है, और इसके अलावा उनका ये कहना था कि जी
जो पाकिस्तानियों को इश्तियाल दिलाया है, और एक ख़ास तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनको उन्होंने इश्तियाल दिलाया, उनके जो जज्बात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये सारा उन्होंने खेल खेला है, और वो इस तरह से सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए गए हैं, और अपने ज़ाती गेंस के लिए, अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए वो ऐसा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि जी वो अब एक मॉन्स्टर बन चुके हैं, जल्लाद बन चुके हुए हैं, और जहाँ जो एक आम आदमी की प्रॉपर्टी है या उनकी एक ज़िंदगी है उसको इन्होंने दाव पे लगा दिया है, समझौता कर लिया है, जबकि मेरी समझ से बाहर है कि जो एक आम आदमी के साथ होता चला आ रहा है, तो वहाँ पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये सब कैसे कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी इनके ख़िलाफ़ बहुत से रेफरेंसेस फ़ाइल पहले भी हुए हैं, लेकिन अभी तक उन रेफरेंसेस पे कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा कि जी इन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बदनामी की है और अपने अज़ाइम की खातिर इन्होंने उनकी बदनामी की है, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन होना चाहिए। अब इसमें तो बाकी जजेस भी हैं, सिर्फ मोहसिन अख्तर कियानी साहब नहीं है, लेकिन मामला ये है कि जी मोहसिन अख्तर कियानी साहब चूँकि अगर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर चले जाते हैं तो फिर पीछे मोहसिन अख्तर कियानी साहब चीफ़ जस्टिस होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और सिर्फ इस सिलसिले को रोकने के लिए सारा मामला किया गया है कि उनको रास्ते से हटाया जाए कि वो किसी तरीके से उस कुर्सी पे जाकर ना बैठ जाएं, और इसी वजह से पूरा प्लान तैयार करके सारा कुछ किया गया है। और ये कहा गया है कि जो उनको बतौर जज हटाया जाए, और फिर उसके बाद इंटरिम रिलीफ ये मांगी गई है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को रोका जाए जब तक इस पर कोई फ़ैसला नहीं होता कि वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म ना करें। और इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को हिदायत दी जाए कि वो सिक्योरिटी दें दरख्वास्त गुजार को, यानी कि एक तो उनको हटा दिया जाए, और जब तक हटाए जाने का कोई फ़ैसला नहीं होता है तो तब तक उनको उनकी ड्यूटी से, यानी कि जो भी केसेस वगैरह चल रहे हैं उन केसेस से हटा लिया जाए। और ये पूरी एक प्लान के तहत ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है, दरख्वास्त दायर की गई है। और इस तरह के आपको कई वकील मिलेंगे जो इस तरह के पटिशन्स फ़ाइल करने के लिए हर वक्त, हर लम्हा, हर पल तैयार होते हैं, और इसी तरह के ये भी एक वकील साहब हैं। और जहाँ तक बात है मौजूदा सिनेरियो की, तो मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा सिनेरियो में ये सिलसिला चल सकेगा, जो कि फुल कोर्ट भी बनने जा रहा है, और फुल कोर्ट में सिर्फ वो 7 जजेस नहीं हैं, पूरे फुल कोर्ट तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। तो आई बिलीव कि ये मामला वहाँ पर ज़्यादा स्टैंड नहीं करेगा, बावजूद इसके कि इसमें इस केस को तैयार ज़रूर किया गया है, लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं बहुत ही कमज़ोर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ख़ासतौर पर रेमंड डेविस वाला जो इल्ज़ाम लगाया गया ना, ये तो हद ही हो गई है ना। इसके बाद तो क्या बचा है पीछे, मतलब आपने कह दिया जी वो चूँकि वहाँ से स्टैम्प पेपर तैयार हुआ, कमाल हो गया यार। मतलब थोड़ा सा तो जहन इस्तेमाल कर लिया करें, हर किसी को समझ में आता है कि आप कर क्या रहे हैं। इसके साथ ही जी मुझे अली मुमताज़ को इस व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।